नमस्कार, स्वागत है आपका बाजार अगले हफ्ते में। मैं हूं दीपक डोभाल। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार का आज का पूरा एक्शन और अगले हफ्ते के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। और मेरे साथ अगले ट्रेडिंग सेशन में आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। और इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारी रिसर्च की पूरी टीम भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। देवांशी से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल, नेस्ले के नतीजे, अगले हफ्ते के ट्रिगर्स बताएंगी मानसी दवे, टेक महिंद्रा के नतीजों पर अपडेट देंगे कुशल गुप्ता और टाटा स्टील के शेयरों में आज तेजी क्यों, ये बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा कारोबार रहा। चलिए, तो हफ्ते के आखिरी दिन घरेलू बाजार में रौनक लौट आई। एक दिन की कमजोरी के बाद बाजार में फिर खरीदारी देखने को मिली। हालांकि बाजार की बढ़त का दायरा काफी सीमित रहा। भारत में कोरोना के नए मामलों में कमी आने से शेयर बाजार ने राहत की सांस ली है। आज निफ्टी 34 अंक चढ़कर 11,930 और सेंसेक्स 127 अंकों की तेजी के साथ 40,685 के स्तर पर बंद हुए। हालांकि बैंक निफ्टी में मामूली गिरावट देखने को मिली। और अब रुख करेंगे आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का और हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, स्वागत है आपका बाजार अगले हफ्ते में। अनिल जी, हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में दायरे में एक तरह से कारोबार किया, हालांकि तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे, लेकिन ओवरऑल आज के सत्र को आप किस तरह देखते हैं? आखिरी दिन भारतीय बाजारों में बेहद सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा। दुनिया भर के बाजारों से संकेत बेहतर थे। अमेरिकी बाजारों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में आखिरी बहस के बाद डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड करते दिखे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों में हफ्ते के आखिरी दिन मजबूती तो थी लेकिन जोश नहीं था। निफ्टी मजबूती के साथ 30 अंक ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, तो बैंक निफ्टी हल्के से लाल निशान में बंद हुआ और सेंसेक्स में रही 125 अंकों की तेजी। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। वजह पिछले 5 दिनों से लगातार खरीदारी के आंकड़े एफआईज की तरफ से आ रहे हैं। 6,500 करोड़ की खरीदारी उन्होंने कर डाली है। वहीं घरेलू फंड 8-9 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बेच रहे हैं और 12,000 करोड़ की बिकवाली उनकी हुई है। तो एक और घरेलू फंड्स की बिकवाली 12,000 का अहम लेवल वो बाजार में ऊपरी स्तर पर रुकावट पैदा कर रहा है। तो निचले स्तर पर एफआईज की खरीदारी, ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती और मजबूती का ट्रेंड, ये तीनों चीजें ऐसी है जिनकी वजह से निचले स्तरों से लगातार खरीदारी आती दिख रही है। रिजल्ट्स पर मिला जुला रिएक्शन है। आमतौर पर स्टॉक्स रिजल्ट के पहले तेजी दिखा रहे हैं और रिजल्ट के आने के बाद अच्छे रिजल्ट के बावजूद मुनाफा वसूली। तो बेहद इंटरेस्टिंग मोड पर इस वक्त बाजार है और हफ्ते की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 11,900 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी पर अच्छी मानी जाएगी और 24,500 के ऊपर की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, उसके आसपास की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग किसी भी लिहाज से बुरी नहीं है। तो मजबूती भरा हफ्ता इस बार भी रहा है। थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर बढ़ा है। जैसे जैसे अमेरिका के चुनाव के नजदीक हम पहुंचेंगे, ये वॉलेटिलिटी, ये उतार चढ़ाव बढ़ने की आशंका है ही, लेकिन इस बीच बाजार टिके हुए हैं, ये कहना जरूर होगा। तो कुल मिलाकर एक और शांत छोटे दायरे का लेकिन ठीक ठाक सी मजबूती वाला सेशन भारतीय बाजारों के लिए। ओके, तो आज बाजार में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, ये अब बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी देवांशी जुड़ चुकी हैं। देवांशी, बताइए आज बाजार में खबरों के चलते किन सेक्टर्स पर एक्शन दिखा है? बाजार में आज काफी छोटी रेंज में कारोबार होता हुआ दिखा और काफी सुस्त ट्रेडिंग सेशन देखने मिला था। आज जब कुल मिलाकर अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो से जुड़े हुए जितने सेक्टर्स थे, यहाँ पे हमने अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है। ऑटो इंडेक्स में आज अच्छे गेन्स आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा हमने काफी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी। फार्मा इंडेक्स पर हमने आज प्रॉफिट बुकिंग देखी है। बैंकिंग स्टॉक्स में आज हमने लाल निशान के साथ ट्रेड होते हुए दिखे। फाइनेंशियल आज लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे थे। सबसे पहले अगर वायदा बाजार की बात करें तो आज इन्फो एज, भारत फोर्ज, टाटा स्टील, पावर ग्रिड जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पे अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। फ्रेश लॉन्ग्स आज के दिन में बनते हुए दिखे हैं। लूजर्स की बात करें आज के दिन में तो वायदा बाजार पे कोफोर्ज, यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट देखने मिली। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड होते हुए दिखे हैं। बायोकॉन, आरबीएल बैंक, साथ ही फेडरल बैंक और भारतीय इन्फ्राटेल जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट बनती हुई दिखी। और साथ ही आप देखिए जो बैंकिंग स्टॉक्स है
निजी बैंक्स यहाँ पे हमने गिरावट आज की ट्रेडिंग सेशन में देखी है। ऑटो स्टॉक्स यहाँ पे सबसे ज्यादा मजबूती आती हुई दिखी थी आज की ट्रेडिंग सेशन में। मारुति पर आप देखिए करीब 4% तक की तेजी थी। बजाज ऑटो, M&M, मदरसन सुमी, बॉश, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पे आज अच्छे गेन्स थे। ऑटो एंसिलरीज में भी आज अच्छी तेजी होती हुई दिखी और टायर स्टॉक्स भी आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आती हुई दिखी है। JK टायर, अपोलो टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इन सब में अच्छी खरीदारी थी। और इसके अलावा एविएशन स्टॉक्स भी आज अच्छे गेन्स दिखा रहे थे। स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन, दोनों में अच्छे गेन्स थे। साथ ही आप देखिए आज जो करार होता हुआ दिखा आदित्य बिरला फैशन और फ्लिपकार्ट का, और उसी के चलते इस स्टॉक में भी करीब 7% तक की तेजी देखने मिली थी। और इसके अलावा आज लाल निशान में, जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियल स्टॉक्स जरूर बनते हुए दिखे। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट बुकिंग दिखी वो रियल एस्टेट स्टॉक्स में बनती हुई दिखी थी। पूरे हफ्ते अच्छे गेन्स हुए, लेकिन आज की ट्रेडिंग सेशन में ओबरॉय और शोभा दोनों पर लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। और इसके अलावा आज जी बिजनेस पर जो सुपर हिट कॉल्स आपको रेकमेंड किए गए थे, यहाँ पे दमदार एक्शन बनता हुआ दिखा। एशियन पेंट्स आपको राकेश जी ने रेकमेंड किया था। टाटा मोटर्स पर रिकमेंडेशन मिली थी सचिन जी तरफ से। कोफोर्ज आपको आशीष जी ने रेकमेंड किया था। अपोलो टायर, M&M, मारुति, ये कई स्टॉक्स थे जो आज आपको दिन भर जी बिजनेस पर रेकमेंड किए गए और यहाँ पे अच्छी कमाई होती हुई दिखी है। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो गेंस जरूर थे। हरे निशान में आज बाजार बंद हुए, लेकिन छोटी रेंज में आज बाजार में कारोबार होता हुआ दिखा। बिल्कुल, इसीलिए जी बिजनेस आपको बताता है कमाई के मौके पर कहां बन रहे हैं और वहां कमाई होती भी है। इसीलिए हम कहते हैं जी बिजनेस आपका फायदा। और अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप कहां फायदा देख सकते हैं, मुनाफा कहां पर है, ये बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम इनसे जानेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कहां मौका बन रहा है, साथ ही पोजिशनल और लॉन्ग टर्म की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले संदीप जी, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए इंट्राडे पिक क्या होगी सर? बिल्कुल, जैसा कि अनिल जी भी कह रहे थे, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। FIIs बाइंग किए हैं कैश मार्केट में कंटिन्यूअसली, तो मुझे लगता है कि अब मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा चलेंगे। बट मैं जो इंट्राडे के पिक के तौर पे लाया हूं वो है कोलगेट पामोलिव। एक जबरदस्त कंपनी, बहुत ही कंसोलिडेशन अच्छा किया हुआ है इन लेवल्स पे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया है। टेक्निकली बहुत अच्छा हो रखा है, फंडामेंटली तो कोई बात ही नहीं। और फंडामेंटली भी मैं कह दूं कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, फैंटास्टिक रिजल्ट्स थे, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंपनी ने दिया है इस बार सितंबर 20 में। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे ऐसा लगता है कि 1440 का स्टॉप लॉस लगा के 1520 तक के 1530 तक के 1520-30 का टारगेट लगा के आराम से काम किया जा सकता है मंडे के लिए। ऑलराइट, तो कोलगेट पामोलिव के साथ ही साथ अब जरा पोजिशनल ट्रेड की भी बात कर लेते हैं सर। ये तो इंट्राडे के लिए हो गया, पोजिशनल ट्रेड के लिए आपके पिक सर? बिल्कुल, देखिए टेक्सटाइल स्टॉक्स काफी अंडर प्ले कर रहे हैं और मैंने आज भी जो हमारी सीरीज होती है जैन साहब के जेम्स, उसमें मैंने वर्धमान एक्रिलिक्स दिया है, तो उसी का एक पेयर है सेंचुरियन का, जो कि मैंने पहले भी जैन साहब के जेम्स में लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया और बहुत अच्छा भी चला हुआ है। और अब वापस से अच्छी कंसोलिडेशन हुई है, तो मुझे लगता है कि पोजिशनल पिक के तौर पे ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है। और 210 के टारगेट के लिए इसको ले, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी फंडामेंटल से, बहुत सस्ती कंपनी है, बुक वैल्यू के सामने बहुत सस्ते लेवल्स पे अवेलेबल है। जस्ट बिकॉज कि मिड कैप स्मॉल कैप कम चल रहे थे इतने दिन, इसलिए स्टॉक्स अभी अच्छे वैल्यूएशंस पे अट्रैक्टिवली अवेलेबल है। और मिड कैप स्मॉल कैप में चाल आएंगी तो ये सारे अच्छे स्टॉक्स, बिरला ग्रुप की कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, टेक्निकली वेल कंसोलिडेटेड और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक को ले और 210 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, तो इंट्राडे के लिए कोलगेट पामोलिव और सेंचुरी एन का, पोजिशनल के लिए ये हैं संदीप जी के रिकमेंडेशन। और ऑब्वियसली आपको स्टॉप लॉस को फॉलो करना है बहुत बारीकी से। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज नेस्ले ने सितंबर तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। कैसे रहे नेस्ले के नतीजे, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त देवांशी जुड़ी हुई हैं, जो बताएंगी कि नेस्ले के नतीजे कैसे रहे। देवांशी, ओवर टू यू। नेस्ले के आंकड़ों में इस बार कोई मेजर सरप्राइज नहीं है, इनलाइन ही नंबर्स आते हुए दिखे हैं, लेकिन कामकाजी मुनाफा मार्जिन्स हल्के से अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले अगर आय की बात करें तो कंपनी का कहना है कि इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ साथ ही प्रोडक्ट मिक्स है, इसी के चलते इस बार 10% तक की बढ़त देखने मिली है। साथ ही कामकाजी मुनाफा इस बार 16% तक बढ़ता हुआ दिखा है। सबसे पहले तो इनके जो विज्ञापन खर्च है, साथ ही इनके जो कामकाजी खर्च है, इसमें इस बार कमी आती हुई दिखी थी। कई रॉ मटेरियल की जो कीमतें थी उसमें कमी थी, जिसका फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखा
दिखा है। मार्जिन इस बार 25% पे आते हुए दिखे हैं, 24% से बढ़कर, और जो मुनाफा है वो 1% तक कम होता हुआ दिखा है। वो इसीलिए क्योंकि पिछले साल कंपनी को टैक्स का बेनिफिट मिलता हुआ दिखा था, इसी के चलते आपको दिख रहा है कि जो मुनाफा है उसमें गिरावट है, लेकिन इन ऑल नंबर्स इस बार अच्छा आते हुए दिखे हैं। कंपनी ने इस बार 135 रुपीज प्रति शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। साथ ही मैनेजमेंट का ये कहना है कि इनकी जितने भी की ब्रांड्स हैं, जैसे कि मैगी, साथ ही इनके जो सॉसेज हैं, किट कैट है, मंच है, इसमें हमने इस बार डबल डिजिट की ग्रोथ देखी है। सप्लाई अब नॉर्मल होती हुई दिख रही है, और साथ ही कंपनी की जो एक्सपोर्ट की बिक्री है उसमें 9% से ज्यादा की बढ़त इस तिमाही में देखने मिली है। ई कॉमर्स की जो बढ़त है वो 97% पर आती हुई दिखी है। तो इन ऑल जो कमेंट्री है वो भी पॉजिटिव की तरफ आती हुई दिखी है, और साथ ही जो नंबर्स हैं वो भी इस बार अच्छे आते हुए दिखे, लेकिन कोई मेजर सरप्राइजेस इस बार नंबर्स में आते हुए नहीं दिखे। ऑलराइट, जरा फटाफट से इस पर एनालिसिस ले देते हैं संदीप जी का भी। संदीप जी, नेस्ले पर आज के रिजल्ट्स के बाद आप आगे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, होल्ड करके रखें बेसिकली। वेरी फ्रैंकली मैंने जैसे कोलगेट पामोलिव दिया, HUL है, और इवन ITC, वहां पे मैं ज्यादा बुलिश हूं, और इवन गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट भी करेक्टेड है, तो वहां पे ध्यान दिया जाए। बाकी नेस्ले ने अनुमान के मुताबिक रिजल्ट्स दिया, बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं हूँ रिजल्ट्स को देख के। सो आई थिंक बस इट्स अ गुड होल्ड, वेरी स्ट्रांग होल्ड। इनफैक्ट क्वालिटी कंपनी है, अच्छा डिविडेंड दी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। सो इट्स अ होल्ड। एंड बाकी जो बाइज के लिए कोलगेट पामोलिव, नेस्ले एंड ITC एंड गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वहां पे भी ध्यान दें। ओके, सो नेस्ले करे होल्ड, ये है संदीप जी की सलाह। आगे बढ़ते हैं। टेक महिंद्रा ने आज सितंबर तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स कैसे रहे, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता जुड़ रहे हैं। कुशल, बताइए, टेक महिंद्रा के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे या बेहतर कहेंगे? जी, तो टेक महिंद्रा के नंबर्स सभी फ्रंट्स पर अनुमान से बेहतर साइड पर आते हुए दिखे। अगर आप डॉलर आय देखें तो वो 4.7% की बढ़त हमें उसमें देखने को मिली, और अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो ओवरऑल डॉलर आय इन एब्सोल्यूट अमाउंट देखेंगे तो 126.5 करोड़ डॉलर आता हुआ नजर आया। हमारा अनुमान 124 का था। साथ ही अगर आप कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो यहां पर भी काफी कंफर्टेबली इन्होंने स्ट्रीट एस्टिमेट्स को बीट किया है। 11.5% का हमारा अनुमान था, और उसके मुकाबले कंपनी ने 14.2% की ऑपरेटिंग मार्जिन जो है डिक्लेयर की है। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी जो अगर आप देखें तो 972 करोड़ से बढ़कर 1065 करोड़ का रहा है, और हमारा जो अनुमान था वो 980 करोड़ का था। तो लगभग हम फ्लैट अनुमान करके चल रहे थे, उसके मुकाबले ऑलमोस्ट 9.5% की बढ़त हमें मुनाफे में देखने को मिली। और यही नहीं, कंपनी ने 15 रुपए प्रति शेयर का एक स्पेशल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो नेट अगर आप नंबर्स देखेंगे तो दिग्गज IT कंपनी टेक महिंद्रा के काफी बेहतर साइड पर नजर आए हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील के शेयर में आज जोरदार तेजी रही है। कंपनी के शेयरों में तेजी की वजहें क्या रही, यह बताने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष, टाटा स्टील के शेयरों में जो आज तेजी दिखी, क्या वो टाटा स्टील और SSAB के बीच डील की खबरों के चलते तो नहीं? देखिए, टाटा स्टील अपने यूरोपियन ऑपरेशंस को लेकर लगातार खबरों में है, और आज भी खबर आ रही है कि स्वीडिश कंपनी SSAB ये हिस्सेदारी खरीद सकती है यूरोपियन ऑपरेशंस में। और ये काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लंबे समय से जो टाटा स्टील यूरोप के ऑपरेशंस हैं, इसमें एक दबाव देखने को मिल रहा है। वहां पर जो है कॉस्ट काफी ज्यादा है, मार्जिन बहुत कम है, और संगठित इकाई पर अगर आप देखें तो पूरे टाटा स्टील पर 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है। FY17 में हमने देखा था कि कंपनी ने थाइसन ग्रुप के साथ JV करने का भी प्रयास किया था, जिसे यूरोपियन कमीशन ने रोक दिया। अगर ये JV सफल हो जाता तो कहीं ना कहीं टाटा स्टील की जो बुक्स है इसमें से डेट काफी ज्यादा कम होता था, क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें तो डेट एक बड़ा चिंता का कारण बन रहा है। FY17 में जो डेट करीब 83,000 करोड़ था, अब FY20 में 1,16,000 करोड़ के पार चला गया है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जून तिमाही में जो है ऑडिटर्स ने कहीं ना कहीं कंपनी के जो गोइंग कंसर्न रहने पर जो संदेह जताए, ये अपने आप में काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। अब फिर से जो ये खबरें लौट रही हैं कि कंपनी जो है फिर से प्रयास कर रही है, और कोई भी डील सफल होती है तो ये टाटा स्टील के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। ओके, अब संदीप जी, मैं आपके पास एक बार फिर से लौट रहा हूं। कोटक बैंक अगले हफ्ते सितंबर तिमाही के नतीजे पेश करेगा। मुनाफे में करीब 20% गिरावट की आशंका है, लेकिन एसेट NPA स्टेबल रहेंगे। आप क्या सलाह देंगे सर? ठीक बात है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर बात करें तो हमेशा HDFC बैंक तो फ्रंट रनर रहा ही, और कंसिस्टेंसी के लिए और कंसिस्टेंटली अच्छा ग्रोथ देने के लिए ये कंपनी जानी जाती है। ICICI बैंक इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, इनफैक्ट द मोस्ट फेवरेट पूरे सेक्टर में है। और कोटक महिंद्रा बैंक भी देखिए, ये भी एक HDFC बैंक की तरह ही एक जबरदस्त एक प्रीमियम कमांड की है मार्केट में।
और मार्केट्स का डार्लिंग रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि कोटक महिंद्रा बैंक में जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखें, और अगर कोई भी ग्रॉस एनपीए फ्रंट पे और एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा थम्स अप मिल सकता है। बट अगेन आईसीआईसीआई बैंक विल बी माय टॉप बेट, फिर एक्सिस बैंक भी काफी नीचे से चल चुका है। सो ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो इतने दिन से अंडर प्ले कर रहे थे, आई एम बुलिश ऑन द सेक्टर, एंड उसमें सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। बाकी एचडीएफसी बैंक इज अ गुड होल्ड, एंड कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट देखते हैं किस तरीके से आते हैं। बट मुझे लगता है कि इसको भी मार्केट थम्स अप देगा जहां पे भी एसेट क्वालिटी की पॉजिटिव न्यूज आती है। ओके, तो आपकी तरफ से एक अनुमान जो है वो थम्स अप का है। तो ये तो बात हो गई कोटक बैंक की। संदीप जी, लेकिन अगले हफ्ते एसबीआई लाइफ के नतीजे भी आने वाले हैं। प्रीमियम इनकम में 25% ग्रोथ की उम्मीद है और मुनाफा 2 गुने से ज्यादा होने के आसार भी हैं। आपकी सलाह इस पर क्या होगी सर? देखिए, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ एंड आईसीआईसीआई प्रू, ये तीनों ही बहुत जबरदस्त कंपनियां हैं, और एसबीआई लाइफ से ज्यादा मुझे एचडीएफसी लाइफ ज्यादा समझ में आती है। और इस बार जो एचडीएफसी लाइफ तो ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव चल ही रहा है और वहां पे भी अच्छे नंबर्स आए हैं, तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी लाइफ विल बी माय टॉप बेट। और आईसीआईसीआई प्रू बेसिकली काफी अंडर प्ले कर रहा है पूरे सेक्टर में, तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई प्रू इज अगेन अ वेरी गुड बेट। एंड जिस तरीके से टर्म प्लान्स और कोरोना के प्लान्स और ये सब जो बिकने लगे हैं, और जो अवेयरनेस, और जब रिस्क अवर्स हो जाते हैं लोग तो रिस्क की समझ ज्यादा आती है, तो इंश्योरेंस कंपनीज लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करेंगी। तो इस पूरा कोरोना काल का बहुत बड़ा एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी ये पूरा सेक्टर रहा है। तो आई थिंक ये तीनों कंपनीज बहुत अच्छी है। बट यस, एसबीआई लाइफ विल आल्सो डू वेरी वेल। मुझे लगता है कि वहां पे भी नंबर्स अच्छे ही आने चाहिए। बट माय टॉप बेट विल बी एचडीएफसी लाइफ एंड नंबर 2 विल बी आईसीआईसीआई प्रू, एंड इवन एचडीएफसी एसबीआई लाइफ जिन्होंने ले रखा है वो बिल्कुल होल्ड करके रखें। ओके सर, अब शर्मा जी के ऑप्शंस का वक्त हो चला है, जो अगले ट्रेडिंग सेशन में बाजार में आपकी बम्पर कमाई कराएंगे। तो सीधे बात करते हैं एचडीएफसी के केवी शर्मा जी से। तो वीके शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कौन सा ऑप्शन आप दर्शकों को बताएंगे जो सोमवार को कराएगा कमाई? नमस्ते आपको और आपके सभी उत्साही दर्शकों को। 2 ऑप्शन हमेशा की तरह लेके आया हूँ, और एक्सिस बैंक और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एक टायर कंपनी और एक बैंक। सो एक्सिस बैंक एसेंशियली इस पूरी सीरीज के अंदर हमने शॉर्ट कवरिंग देखी है और स्टॉक नीचे से बढ़ा है करीब 27%। मेरा ये मानना है कि इस सेटलमेंट के अंदर अभी भी इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग जारी रह सकती है। तो 510 का कॉल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। 10 रुपए 75 रुपए जो क्लोजिंग था उस पर लिया जा सकता है। 7 रुपए के स्टॉप लॉस रखें और 15 रुपए का टारगेट। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दूसरी तरफ ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर ओपन इंटरेस्ट के अंदर करीब पूरी सीरीज में 67% वृद्धि हुई है, और आज एसेंशियली ओपन इंटरेस्ट में थोड़ी कमी, लेकिन स्टॉक ऊपर गया है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि अन्य टायर कंपनी में साथ ये स्टॉक भी चलने की तैयारी में है, और 1400 की कॉल 20 रुपए 60 पैसे पे ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रखे 14 रुपए का, टारगेट रहेगा 35 रुपए का। और आप सभी को बहुत नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी ये प्रार्थना कि दशहरा आप सभी के लिए मंगलमय हो और नई विजय की एक अनाउंसमेंट हो। धन्यवाद और जय हिंद। थैंक यू शर्मा जी। तो ऑप्शन से शानदार कमाई के मौके, एक्सिस बैंक 510 की कॉल, बालकृष्ण इंडस्ट्री 1400 की कॉल, स्टॉप लॉस आपको फॉलो करने जैसा सुझाया है। और अब वक्त है सोमवार के सेशन के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी जानने का। अनिल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, अगले हफ्ते बाजार को कहां से ट्रिगर मिल रहे हैं और निफ्टी बैंक के लिए अहम लेवल्स क्या होने वाले हैं? अगला हफ्ता 2-3 लिहाज से बेहद अहमियत भरा है। पहला, आप महीने की एक्सपायरी देखेंगे और मंथली एक्सपायरी पर डेटा ज़्यादा होते हैं, एक्शन बड़ा होता है जो होने वाला है अगले गुरुवार। इसके अलावा बस ये आखिरी हफ्ता होगा और उसके बाद अमेरिका में 3 नवंबर को जो चुनाव होने हैं उसके आप बेहद करीब पहुंचेंगे, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तीसरा, नतीजों का सीजन फुल फ्लैश चलेगा, तो ढेर सारे रिजल्ट्स अगले हफ्ते आने वाले हैं, दिग्गजों के भी, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के भी। तो ये तीनों ही ट्रिगर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से बाजार में भरपूर एक्शन रहने वाला है, स्टॉक्स में भी, सेक्टर्स में भी,
और इंडेक्स में भी। जहां तक इंडेक्स का सवाल है, निफ्टी में 11,800 के नजदीक बेहद मजबूत सपोर्ट के तौर पर बाजार देख रहा है। 11,800 11,850 इस रेंज में आते ही निफ्टी में खरीदारी आती है। 12,000 12,025 ऊपरी वो रेंज है जो पार करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर एक्सपायरी के हफ्ते में 12,025 पार करके टिके और बंद हुए तो फिर बाजार 200-400 पॉइंट की तेजी निफ्टी पर वहीं से दिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 24,100 अगले हफ्ते बैंक निफ्टी पर एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 24,800 से 25,200 ये 400 पॉइंट की रेंज ऊपर में कंजेशन जोन है, और एक बार 25,200 25,250 को पार किया तो बैंक निफ्टी भी फिर वहां से बड़ी तेजी के लिए तैयार होता दिखेगा। तो इस रेंज पर आपको फोकस करना है, नतीजों पर फोकस करना है। छोटे छोटे स्टॉक्स और छोटे छोटे सेक्टर्स में जबरदस्त चर्निंग और एक्शन चल रहा है, और वो आपके लिए बेहद मजबूती भरा आगे भी दिख सकता है। तो इसके लिए आपको रहना है तैयार अगले हफ्ते भी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, अगले हफ्ते की तैयारी करवाने के लिए और स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे दर्शकों को। और अब बढ़ते हैं आगे। आज ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान साहब जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, ऑप्शंस के जरिए कहां पर मौके बन रहे हैं? गुड इवनिंग। देखिए, मुझे लग रहा है कि दो स्टॉक है कि जहां पे हमें फोकस रखना है। एक तो है TCS टेक्नोलॉजी से, जहाँ पे काफी अच्छा करेक्शन हुआ है और एक अच्छे सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो हम वहाँ पे दर्शकों को ये सलाह देंगे कि 2700 के जो स्ट्राइक प्राइस है करंट मंथ की, उसके कॉल ऑप्शंस बाय करें। वो कुछ 22 से 25 रुपए के करीब वो मिल रहा है कॉल ऑप्शन अपने को। हमें उसमें स्टॉप लॉस रखना है 5 रुपए का, और हम यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 और 60 रुपए के। और जो दूसरा स्टॉक है वो है ब्रिटानिया, और यहाँ पे अच्छी खासी मंदी बनी है, और ये स्टॉक मुझे लगता है कि 3200 या 3250 के लेवल्स को छू सकता है। तो 3500 के पुट ऑप्शंस लेने हैं करंट सीरीज के ही, जो तकरीबन ट्रेड कर रहे हैं 55 या 60 रुपए के करीब। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 20 रुपए का, यानी कि एट 20 रुपीज, और हम टारगेट सोच रहे हैं 160 से लेकर 170 रुपए के। ओके श्रीकांत जी, तो ये थी श्रीकांत चौहान की राय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फटाफट से मैं संदीप जी का रुख कर लेता हूं। संदीप जी, अब फटाफट से एक लॉन्ग टर्म पिक भी हो जाए सर। यस, बिल्कुल। देखिए, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है सेंट गोबेन, और ये स्टॉक हमने जैन साहब के जेम सीरीज में 50 रुपए के लेवल्स पे रेकमेंड किया था, और उसके बाद 65 रुपए का टारगेट भी अचीव हुआ, और उसके बाद 76 रुपए तक, 75 रुपए 90 पैसे टू बी प्रिसाइज तक जाके वापस से एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पे अवेलेबल है। अब रीजन क्या होता है कि जब वापस से मिड कैप स्मॉल कैप में रुझान जब बीच में खराब हो गया था, तो काफी प्रॉफिट बुकिंग आती है, और ये सारे छोटे शेयर्स में जब प्रॉफिट बुकिंग आई तो बहुत नीचे अपने स्तरों पे आ जाते हैं। बट अब जिस तरीके से अब लग रहा है माहौल बहुत बढ़िया बन गया है, और ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेल। आज के सत्र में भी बहुत अच्छा कर रहे थे, और आने वाले दिनों में, क्योंकि ये सारे के सारे स्टॉक्स अंडर प्ले कर रहे थे। बट अब जिस तरीके से व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और आएंगे भी ऐसा लगता है, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत बेहतरीन करेगी। एक अच्छी MNC कंपनी है, और फ्रांस की एक MNC की सब्सिडियरी है, और 22 कंट्रीज में काम करती है कंपनी, और फंडामेंटल्स भी बहुत मजबूत है। 75% प्रोमोटर की स्टेक है, तो ये ग्लासेस बनाती है, लेमिनेटेड विंडशील्ड्स और सारे। तो मैं बोलता हूँ 75 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए आने वाले 6 से 9 महीने। ऑलराइट संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया लॉन्ग टर्म पिक के लिए, और इसी के साथ आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ मेरे तमाम सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज बाजार अगले हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। इजाजत दें और बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।